हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के माध्यम से देखा होगा कि देश में कुछ नया होने वाला है। हाँ, तो सच में नया होने वाला है। आप लोग जैसे देख रहे हैं, बिहार में बिहार चुनाव की तैयारी चल रही है। अलग अलग पार्टियां अपने हिसाब से चुनाव की तैयारी कर रही हैं और उसी में विपक्ष जो है ना, वो भी हमेशा अपनी तैयारी में लगा रहता है। वो भी वोट चोरी का माहौल बनाने का जो कुछ कामकाज था, उसको अपने हिसाब से सक्सेस करने की कोशिश की। हालांकि उसकी हवा जो है ना, वो फूस हो गई। अब इसको हम लोग एक सिरे से समझते हैं कि कैसे देश में अपने अपने टाइम पर एक एक हिसाब लगाकर कुछ नया करने की कोशिश की जाती है, एक नया झूठ फैलाने की कोशिश की जाती है। भले ही बार बार वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, लेकिन कोशिश तो हो रही है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम 5-6 साल पीछे चलते हैं। 2019 सन 2019 का जब चुनाव आने वाला था लोकसभा का, तभी से नैरेटिव फैलाना शुरू हुआ था कि चौकीदार चोर है। 2019 में चौकीदार चोर होने का जो झूठ फैलाया जा रहा था, इसको भी एक हद तक बड़ी तेजी से फैलाया गया। बड़ी कोशिश की गई देश में झूठ फैलाने की। लेकिन इसके बाद चौकीदार चोर है मामले पे जिस व्यक्ति ने, जिस च्यूतिए पप्पू ने ऐसा झूठ फैलाने का कोशिश किया था, उसको सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी। आप लोगों को मैं स्क्रीन लगाता जाऊंगा, कोई भी चीज गलत नहीं रहेगी, मतलब रिसर्च करने के बाद बोला जा रहा है। इसके बाद चौकीदार चोर के बाद जब सफलता नहीं मिली, तो फिर ईवीएम हैक हो गई। और इस कदर ईवीएम हैक हो गई, आप लोग जान ही पाएंगे 2019 के चुनाव में क्या हुआ था। उसका भी झूठ अपने हिसाब से फैलाया गया, लेकिन ईवीएम तभी तभी हैक हुई जहां जहां बीजेपी की शानदार जीत हुई। जहां कांग्रेस या दूसरी पार्टियों की जीत हो गई, वहां पर ईवीएम भी ईमानदार निकली, थोड़ा भी हैक नहीं हुई थी। लेकिन वो मामला धीरे धीरे जब फुस हुआ, तो इसके बाद बीजेपी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट हुई कोई न खरीद लिया। बताओ, सुप्रीम कोर्ट को कोई खरीद सकता है? लेकिन देश में ऐसे ही जब 70 सालों से, 60 सालों से लगातार जनता को गुमराह करके झूठ फैला फैला के राज किया गया है, तो फिर वही एक्सपेरिमेंट बार बार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को खरीदने का मामला भी कुछ दिनों तक चला, लेकिन जब वहां पर भी फटकार लगी बेशर्मियों को, तो फिर एक नया जुमला भारत में पेश किया गया कि अब ईडी और सीबीआई जो है ना, उसको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है, खरीद लिया है। अब ईडी और सीबीआई सिर्फ सिर्फ वही काम कर रही है जो सरकार कह रही है। वो अपनी मर्जी से या ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। लेकिन ये बताइए, ठीक है, कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि उनके हिसाब से सरकार ने सीबीआई और ईडी को खरीद ही लिया था, लेकिन जिन जिन लोगों के घर पर छापा वापा पड़ रहा था, सी ईडी जांच कर रही थी, क्या वहां पर भी सरकार ही नोटों के बंडल बोरे में भरकर नोट और हजारों हजार एकड़ जमीन वगैरह सब सरकार अपने आम से आप से उनके नाम करने के बाद फिर सीबीआई की रेड मारती थी? लेकिन धीरे धीरे ये मामला भी शांत हुआ, जितने भी चोर चकारे थे वो पकड़े गए और फिर संविधान खतरे में आ गया। जिन लोगों ने इमरजेंसी के दौरान संविधान को ताक पे रख के अपनी सरकार बचाने के लिए संविधान की धज्जियां उड़ाई, लाखों लोगों को जेल में बंद कर दिया, संविधान में सैकड़ों बार अपने भले के लिए या अपने चहेतों के भलों के लिए बदलाव किया है, उन लोगों ने बताना शुरू किया कि अभी संविधान खतरे में है। जब हम लोग बदले थे तो खतरे में नहीं था। लेकिन धीरे धीरे फिर संविधान की भी किसी तरह से खतरे से बाहर आ गया। जब संविधान खतरे से बाहर आ गया, तो फिर वोट चोरी होने लगी। क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव जो हुआ, इसके पहले उसमें वोट चोरी हो रही थी, इसके बावजूद ही बीजेपी की सीटें जो थी ना, कम आई। लेकिन दूसरी पार्टियों ने वोट चोरी किया, तभी तो उनकी सीटें कुछ बढ़ गई। जहां खाता नहीं खुलता था या जमानत जब्त हो जाती थी, तो उन लोगों ने वोट चोरी की। तो इसके बाद फिर उसका नतीजा सामने आया, उन लोगों की कुछ सीटें आई। लेकिन अब वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग पूरा का पूरा वोट चोरी करें, इसके लिए दूसरे के ऊपर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। और इसमें भी देखेंगे आप लोग, तो जब चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, जब आप वोट चोरी सिद्ध कर रहे हैं तो हलफनामा उमा दीजिए। इसके बाद चाहे सरकार के ऊपर गलत होगी जो पक्ष में बैठी है, या फिर विपक्ष के लोग, जो भी गलत होगा उसको हम अपने तरीके से कोर्ट के माध्यम से सजा देंगे। लेकिन हलफनामा देने के टाइम पे हवा निकल गई। अब यहाँ तक तो ठीक है, जब तक ये बिहार में चुनाव का नतीजा नहीं आ जाता, तब तक वोट चोरी का रोना रोया जाएगा। इसके बाद हो सकता है चुनाव का नतीजा आने के बाद भी फिर से ईवीएम के ऊपर आरोप लगाया जाएगा
या कुछ किया जाएगा, वो एक अलग मुद्दा हो गया। यहाँ तक तो हो ही रहा है, लेकिन इसके बाद नया क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो जो मैंने बताया या तो बीत चुका था या तो हो रहा है। लेकिन इसके बाद ना सोशल मीडिया का दौर चलेगा। मैदान में आएंगे राहुल गांधी और फिर नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि जहां जहां पर बंदा हार रहा है, जहां जहां पर कंपटीशन नहीं कर पा रहा है, सामने टिक भी नहीं पा रहा है, वहां वहां पर कुछ न कुछ झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब मामला खत्म होने के बाद ना उनकी नजर पड़ेगी सोशल मीडिया पर। और इसके बाद राहुल गांधी आएंगे एक दिन, अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट और नरेंद्र मोदी का इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों को एक साथ में मर्ज करके पोस्ट करेंगे और बोलेंगे कि देख लीजिए, मेरे पास खाली 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि मोदी के पास लगभग 96-97 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यानी कि वहां पे भी बहुत बड़ा 19-20 का फर्क है, ऐसा है नहीं, बहुत बड़ा गैपिंग है। तो फिर वहां पर भी राहुल गांधी बोलेंगे कि मोदी ने इंस्टाग्राम को भी हैक कर लिया है या इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया है, तभी तो मेरे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं और इंस्टाग्राम ने उनके फॉलोअर्स को बढ़ा दिया है। फिर और रोना रोने के बाद यूट्यूब पर आएंगे, तो वहां पर भी देखा जाएगा कि राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर 1 करोड़ सब्सक्राइबर से भी कम है, वहीं पर मोदी के यूट्यूब चैनल पर लगभग 3 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। तो फिर वहां पर भी राहुल गांधी यही रोना रोएंगे कि मोदी ने यूट्यूब भी खरीद लिया, तभी तो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं और उनके 3 करोड़ है। और फिर आएंगे फेसबुक पर, चाहे जहां कंपटीशन कर लीजिए। फेसबुक पर भी आने के बाद देखा जाएगा तो नरेंद्र मोदी के 50 मिलियन से प्लस फॉलोअर्स रहेंगे और राहुल गांधी के रहेंगे 8-8.5 मिलियन। फिर राहुल गांधी वहां भी रोना शुरू करेंगे। इसके बाद ट्विटर पर आ जाते हैं, जहां पर भारतीय राजनीति की जाती है, राजनीति इसी पर डिपेंड होती है। तो ट्विटर पर भी 108 और 28 मिलियन का फर्क है, आप सोच लीजिए। 108 नरेंद्र मोदी और फिर राहुल गांधी 28। तो फिर यहाँ पर भी रोना रोया जाएगा। लेकिन अब आप लोग समझने की कोशिश करो, ये जो भी सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं, ये देश की जनता ही है, चाहे जिस भी बंदे के हैं। तो जब हर जगह पर इतने बड़े बड़े आंकड़ों का फर्क है, तो आपको नहीं लगता कि चुनावी नतीजों में भी ठीक इसी प्रकार से इतने बड़े पैमाने पर ही फर्क आ रहा है? तो इसमें गलत क्या है, इसमें वोट चोरी कहाँ हो रही? या तो ऐसा हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ने हर जगह पर चोरी किया है, सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर जनता के दिल से लेकर चुनाव आयोग तक। और या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई जब सब जगह के आंकड़े एक जैसे दर्शा रहे हैं, तो फिर चुनावी नतीजों में भी आंकड़े तो सेम ही आ रहे हैं ना, तो उसमें दो राय क्या है? ऐसा क्यों रोना रोया जा रहा है? दरअसल उसका दिमाग ढीला है। और सोशल मीडिया और चुनाव नतीजे जो है, ये आंकड़े तो हमने आपको दिखाया, लेकिन अभी दिमाग के हिसाब से तो भाई हम डॉक्टर है नहीं, वरना हम दिमाग की जो अर्जिनिटी है ना, ह्यूमैनिटी है ना, उसको भी लेकर हम लोग सामने रख देते, तो उस जगह पर भी यही बड़े आंकड़ों आंकड़ों का 10 मिलियन और 100 मिलियन का फर्क जो दिखाई दे रहा है ना, और माइंड में भी वही रहता, दिमाग भी में उतने का ही फर्क रहता। तो हर जगह पर फर्क है, फर्क रहेगा। एक 3 बार प्रधानमंत्री बन चुका है और एक 3 पीढ़ी प्रधानमंत्री रही है, उनके घर में पैदा होने के बाद प्रधानमंत्री बनने के सपना देख रहा है। तो ये फर्क जो है ना, उनके मरते दम तक चलता रहेगा। बाकी आप लोग गुमराह न हो। एक बात है, देशवासियों का मनोरंजन समय समय पर बहुत अच्छे तरीके से होता रहता है, तो ऐसे ही मजे करते रहो। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हो सके तो ये चीजें ना, भले ही मैंने व्यंग के तरीके पर बोला है, लेकिन इसको बिहार तक पहुंचा देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वहां पर चुनावी माहौल जो चल रहा है, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि इन आंकड़ों को देखने के बाद जनता के दिमाग में जो झूठ फैलाया गया है ना, उनको कुछ समझ में आए कि भाई जब हर जगह पर इतने आंकड़ों का फर्क है, तो फिर चुनाव नतीजों में भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।